नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी पर। मैं हूं आपका दोस्त और नॉलेज का साथी अनुराग सिंह। दोस्तों, पिछले सीरीज़ में हमने ये जाना कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है। हमने ये भी जाना कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की कंडीशन को एक आम इंसान कैसे पहचान सकता है। हमने इस बात पर भी चर्चा करी कि कॉमन हार्ट अटैक के क्या क्या वार्निंग साइन होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि चेन ऑफ सर्वाइवल के बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा 2020 नए अपडेशन के अनुसार अडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट एल्गोरिथम में एक इंसान को किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए सीपीआर देते वक्त। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे अडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले, अगर हमारे पास ऐसी कोई भी कंडीशन होती है जब हमें कोई ऐसा विक्टिम मिले जो अनरिस्पॉन्सिव हो या गैस्पिंग कंडीशन में हो या फिर पेशेंट की पल्स फील नहीं हो रही हो, ऐसी कंडीशन में हमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दिए गए 2020 एल्गोरिथम के अनुसार नए अपडेशन को फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहला स्टेप है वी हैव टू वेरीफाई सीन सेफ्टी। एक रेस्क्यूअर को विक्टिम को बचाने के लिए सबसे पहले सीन सेफ्टी का ध्यान सबसे ज़रूरी है। उसको ये चुनाव करना होगा कि वो जगह, जिस जगह रेस्क्यूअर विक्टिम की जान बचाने के लिए खड़ा है, क्या वो जगह सेफ है उसके लिए व विक्टिम के लिए, अथवा इस चुनाव के साथ वो उस विक्टिम को एक सेफ जगह पे ले जाकर अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। इस एल्गोरिथम के दूसरे स्टेप में ये चर्चा किया गया है कि हमें विक्टिम के रिस्पॉन्स को चेक करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे नियर बाय में अगर कोई हेल्प है तो उसके लिए हम मदद के लिए शाउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई हेल्प या कोई मदद के लिए ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम अपने मोबाइल से एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को कॉल कर सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल नंबर होता है। ऐसी कंडीशन में हमें एईडी व इमरजेंसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। एईडी मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। अगली कंडीशन है जिसमें विक्टिम ना ही ब्रीदिंग प्रॉपर ले पा रहा है और ना ही उसकी पल्स फील हो रही है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी चाहिए। रेस्क्यू ब्रीदिंग अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड और 10 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से देनी चाहिए। हमें हर 2 मिनट पे पल्स को चेक करना चाहिए कि पल्स फील हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो हमें इस चीज़ का भी असेसमेंट करना चाहिए कि विक्टिम को कहीं ओपॉइड ओवरडोज तो नहीं। अगर ओपॉइड का कोई ओवरडोज है तो ऐसी कंडीशन में हमें एडमिनिस्टर नैलेक्सोन का इस्तेमाल करना चाहिए एज पर द प्रोटोकॉल। ऐसी कंडीशन में आपको कोई ना कोई हेल्प या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के द्वारा इमरजेंसी इक्विपमेंट या फिर एईडी की हेल्प मिल जाएगी। ऐसी कंडीशन में अगर विक्टिम ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा या फिर वो गैस्पिंग कंडीशन में है या फिर उसकी पल्स फील नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में हमें देर ना करते हुए सीपीआर को स्टार्ट कर देना चाहिए। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए हमें 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ का सहारा लेना चाहिए, जो कि 30:2 के रेशो में है। साथ ही साथ हमें एईडी का इस्तेमाल एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए। अगले स्टेप में अगर एईडी अराइव हो गया हो तो हमें पेशेंट के रिदम को
असेस करना होगा एईडी के द्वारा। एईडी का मतलब ही है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर ये असेस करता है कि विक्टिम की पल्स रिदम फीवेबल है या नहीं। अगर वो रिदम फीवेबल नहीं है तो वो आपको एक मैसेज कन्वे करेगा कि यस दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉकेबल कंडीशन, और अगर फीवेबल है तो वो बोलेगा नो नॉन शॉकेबल कंडीशन। एईडी के असेसमेंट के बाद दोस्तों हमारे पास दो कंडीशन की स्थिति उत्पन्न होती है। पहली स्थिति है शॉकेबल कंडीशन और दूसरी स्थिति है नॉन शॉकेबल कंडीशन। तो आइए हम चर्चा करेंगे शॉकेबल कंडीशन के बारे में। अगर विक्टिम शॉकेबल कंडीशन का है तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले एईडी मशीन के हेल्प से एक शॉक प्रोवाइड करना चाहिए और अपने सीपीआर को रिज्यूम करना चाहिए 2 मिनट तक। और ये सिस्टम को हमें तब तक लगातार फॉलो करना चाहिए जब तक हमारे पास एएलएस प्रोवाइडर्स ना आ जाएं या फिर विक्टिम होश में आने ना लगे। दूसरी स्थिति है नॉन शॉकेबल कंडीशन, जिसमें हमें अपने सीपीआर सिस्टम को रिज्यूम करके रखना चाहिए जब तक 2 मिनट ना हो, और हमें टाइम टू टाइम एईडी मशीन के द्वारा ये अलाउ करना चाहिए कि वो रिदम को चेक करके उस कंडीशन का असेसमेंट कर सके कि ये शॉकेबल कंडीशन अब है या नहीं। और इस स्थिति को हम तब तक लगातार प्रयास करें जब तक हमारे पास एएलएस प्रोवाइडर ना आ जाएं या फिर विक्टिम मूव ना करने लगे। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के रिलीफ के लिए हम किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडल्ट और एडोलेसेंट कंडीशन के बारे में। अडल्ट और एडोलेसेंट विक्टिम अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी के द्वारा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले एज ए रेस्क्यूअर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये पूछें कि आर यू चोकिंग। अगर ऐसी कंडीशन में विक्टिम अपने सिर को हिलाकर आपको रिप्लाई करे तो ये हमें समझना चाहिए कि ये सीवियर कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएट इंटरवेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए अगर विक्टिम स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन पे हो, और हमें चेस्ट थ्रस्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो विक्टिम प्रेग्नेंट या ओबीज कंडीशन का हो। हमें ये रिपीट थ्रस्ट तब तक करना चाहिए जब तक पेशेंट या विक्टिम रिस्पॉन्सिव ना हो जाए। अगली कंडीशन है चिल्ड्रन, यानी एज ग्रुप 1 ईयर टू प्यूबर्टी। इसमें भी हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि वो चोक कर रहा है या नहीं। अगर विक्टिम का सिर हिला के रिस्पॉन्स आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएट इंटरवेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एब्डोमिनल थ्रस्ट हम स्टैंडिंग, सिटिंग या फिर चेस्ट थ्रस्ट हम दें अगर चिल्ड्रन ओबीज हो। हमें ये रिपीट थ्रस्ट तब तक इफ़ेक्टिवली करना चाहिए जब तक विक्टिम रिस्पॉन्सिव ना हो। अगला एज ग्रुप है इन्फेंट, यानी कि एज लेस देन 1 ईयर। इसमें अगर विक्टिम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी के द्वारा हो तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले ये असेसमेंट करना चाहिए कि बच्चा रोना बंद कर दिया है, और साथ ही साथ हमें इस बात का भी असेसमेंट करना चाहिए कि उसके स्किन का कलरेशन ब्लूइश तो नहीं हो गया है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें तुरंत इमीडिएट इंटरवेंशन अप्लाई करना चाहिए। हमें 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट का स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, और हमें ये तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक विक्टिम रिस्पॉन्सिव ना हो जाए। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि अडल्ट व चिल्ड्रन और इन्फेंट में कंप्रेशन डेप्थ कितना होना चाहिए।
अडल्ट और एडोलेसेंट में एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के दिए गए गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमें अपनाना चाहिए। चिल्ड्रन में एटलीस्ट 1/3 ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट और अबाउट 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन डेप्थ होना चाहिए। इन्फेंट में एटलीस्ट 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट और अबाउट 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन डेप्थ होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि कंप्रेशन देते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा कंप्रेशन का रेट 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 या 2 रेस्क्यूअर हैं तो हमें कंप्रेशन 30:2 के पैटर्न में होनी चाहिए। और अगर ये हम चिल्ड्रंस में दे रहे हैं और हमारे पास एक ही रेस्क्यूअर है या एक से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमें चिल्ड्रन और इन्फेंट में 15:2 का रेशो इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चेस्ट का कंप्रेशन एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक हो और हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम चेस्ट कंप्रेशन के वक्त चेस्ट को रिकॉइल होने के लिए अलाउ करें। रिकॉइल का मतलब है री एक्सपेंड, यानी हर एक कंप्रेशन पर चेस्ट को री एक्सपेंड होने के लिए बेहतर विकल्प देना चाहिए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कंप्रेशन देते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरप्शन कम रखें ताकि हमारा कंप्रेशन अच्छे तरीके से होने पाए। दोस्तों, हाई क्वालिटी CPR देते वक्त हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड प्लेसमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए। अडल्ट में जब हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो ऐसे वक्त हमें अपने दोनों हाथों को लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, वहाँ पे प्लेस करके कंप्रेशन देना चाहिए। यही हमें, अगर इन्फेंट को हम कंप्रेशन दे रहे हैं और हम एक 1 रेस्क्यूअर यानी सिंगल रेस्क्यूअर हैं और हमारे हेल्प में दूसरा पर्सन कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें 2 फिंगर या 2 थंब का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोनों फिंगर या 2 थंब का जो इस्तेमाल हम करें वो इन्फेंट के चेस्ट के सेंटर पर जस्ट बिलो द निपल लाइन होनी चाहिए। और अगर हमारे साथ 2 रेस्क्यूअर हैं तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों थंब से इनसर्कल करना चाहिए इन्फेंट के चेस्ट को और सेंटर से उसे कंप्रेस करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइन के अनुसार हमें AED और उसके सप्लाईज को कैसे मेंटेन करना चाहिए, आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें बैटरी रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना चाहिए और टाइम टू टाइम बैटरी को चेक करके अगर वो डिस्चार्ज हो गई हो तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मशीन कैलिब्रेटेड हो और टेस्टेड हो ताकि एक पर्टिकुलर एनर्जी डोज पे ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर सके। AED पैड रिप्लेसमेंट हर एक यूज़ के बाद हो जानी चाहिए। जनरली हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि AED पैड जो कि अलग अलग साइज़ के आते हैं, जैसे कि अडल्ट के लिए और पीडियाट्रिक के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें इन दोनों एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए AED पैड का चुनाव करना चाहिए। अगली इस बात पे हमें खासा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एडिशनल इमरजेंसी इक्विपमेंट साथ हो AED के साथ। जी हाँ, उसमें कुछ सप्लाईज आधारित किए गए हैं, जैसा कि सीजर्स, रेजर्स, वाइप्स, ग्लव्स और पॉकेट मास्क। दोस्तों, अब थर्ड स्टेप में हमें CAB पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। CAB पैटर्न का मतलब है C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग। ऐसी कंडीशन में जब विक्टिम हमारे सामने हो
और वो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें विद इन 10 सेकेंड्स हमें CAB पैटर्न के मापदंड को ध्यान में रख के ब्रीदिंग पैटर्न व एयर वेव पैटर्न को असेस करके कंप्रेशन स्टार्ट करना चाहिए। इसमें हमें दो पहलू सामने आएंगे, या तो विक्टिम ब्रीदिंग नॉर्मल ले पा रहा होगा या फिर नहीं ले पा रहा होगा, और अगर नॉर्मल ब्रीदिंग ले पा रहा होगा तो साथ ही साथ उसकी पल्स भी फील होगी। अगर विक्टिम नॉर्मल ब्रीदिंग व पल्स फील हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद हम वहाँ पर खड़े रहकर मॉनिटर करें उस विक्टिम की कंडीशन को जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम अराइव ना हो जाए। दोस्तों, कंप्रेशन देते वक्त हमें एयरवे को मेंटेन करने के लिए दो पोजीशनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइन के द्वारा निर्धारित है। सबसे पहला पोजीशनिंग है जॉ थ्रस्ट मैनोवर और दूसरा पोजीशनिंग है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनोवर। इसमें हमें अपने एक हैंड को विक्टिम के फोरहेड पर रखना चाहिए और दूसरे हैंड से अपने 2 फिंगर के सपोर्ट के द्वारा हमें विक्टिम के चिन पर सपोर्ट देते हुए उसे अपलिफ्ट करना चाहिए, ताकि एयरवे का जो पैसेज है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाए। क्योंकि जनरली जब पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की टंग पीछे की तरफ आ जाती है और वो एयरवे के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से अगर हम कंप्रेशन में इस मैनोवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एयरवे प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनोवर का इस्तेमाल करें। दूसरा पोजीशनिंग जो कि है जॉ थ्रस्ट मैनोवर, ये आमतौर पर उन कंडीशंस में लिया जाता है जो ट्रॉमा या एक्सीडेंटल केस हों। हमें इस बात का असेसमेंट करना चाहिए कि वो विक्टिम ट्रॉमेटिक या एक्सीडेंटल केस का हो, साथ ही साथ उसके हेड एंड आइज़ या ईयर के पास सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो, दैट मीन्स ये ट्रॉमा या एक्सीडेंटल केस है, और मे बी इट मे कॉज ऑफ द स्पाइनल इंजुरी ऑल्सो। ऐसी कंडीशन में हमें स्पाइन को ध्यान में रखते हुए जॉ थ्रस्ट मैनोवर का इस्तेमाल करना चाहिए। जॉ थ्रस्ट मैनोवर के सहारे से हम सिर्फ एयरवे ओपनिंग पर फोकस करते हैं और स्पाइन को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और BLS से रिलेटेड पूरी जानकारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाले ऐसे ही नए अपडेटेड और ACLS के नए अपडेटेड वर्जन को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।